क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम विकास सोनी है और आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है हैप्पी क्लासेस। इस YouTube चैनल पे लगातार आपको डिफेंस एग्ज़ाम्स जैसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी इनका स्टडी मटेरियल मिलता आ रहा है। खासकर फिजिक्स सब्जेक्ट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इस YouTube चैनल पे। रिसेंटली आईपी की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम थियोरटिकल कंसेप्ट को बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं। उसी के साथ साथ एयरफोर्स जैसे एग्ज़ाम के लिए मैं बच्चों के लिए लेके आया हूँ एक और सीरीज़ जिसके अंदर हम करने जा रहे हैं 25 प्रैक्टिस सेट। हर वीडियो में एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा, उसके क्वेश्चंस को सोल्व करवाया जाएगा डिटेल में, और जो जो उनके अंदर इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको अलग से भी बताया जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ का सबसे पहला पार्ट, हमारा सेट नंबर 1, उसी का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कहा गया डायमेंशंस बताने हैं आपको काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है। अब आपको क्वेश्चन में चाहे काइनेटिक एनर्जी बोल देता, चाहे पोटेंशियल बोल देता, चाहे हीट एनर्जी बोल देता, चाहे साउंड एनर्जी बोल देता, एनर्जी कोई भी हो सभी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। लेकिन मुझे तो याद है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वो होता है हाफ mv²। जी बिल्कुल ठीक कहा, यही होता है सर। अब हाफ एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है बेटा जी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m1 होता है, इसको सिंपली m से ही तो लिखते हैं। और वेलोसिटी का होता है जी L1 डिवाइड बाई T1, यानी ऊपर जाएगा तो T-1 बन जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, लेंथ बाय टाइम है, यानी ऊपर L1 है नीचे भी T1 है, तो T ऊपर जाके -1 हो गया, और इसका स्क्वायर भी तो करना है हमें। तो ये आप अगर कंप्लीट बनाएं तो यहाँ से m1 आया, L1 का स्क्वायर कीजिए जी L2 हो जाएगा, T का भी इसका स्क्वायर करना है तो -2 हो जाएगा। और अगर ऑप्शंस में अगर मैं इनको ढूंढने लगूँ तो मुझे ऑप्शन नंबर बी में ये सब कुछ मिल गया। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर बी हुआ। अब यहाँ पर ज्ञान की बात जो है मैं जनरली रेड कलर से ही लिखूंगा, याद रख लेना इन चीज़ों को। आपके पास बेटा एनर्जी कोई भी लिखी हो, चाहे काइनेटिक है चाहे पोटेंशियल है, सभी टाइप्स की मैं लिख रहा हूँ, एनर्जी के सभी टाइप्स की मैं बात कर रहा हूँ। या फिर मुझे हीट के बारे में कहा जाए, या फिर मुझे वर्क के बारे में कहा जाए, या फिर मुझे टॉर्क के बारे में बोल दिया जाए, मुझे याद रखना है इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, जो कि है m1 L2 T-2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सब बच्चों को याद रखनी है। क्लियर जी। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया एक कैपेसिटर है, लेट सी बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कोई कैपेसिटर है इस तरह से और वो फुली चार्ज्ड है, पहले से आपको क्वेश्चन में दे दिया गया। इसका कैपेसिटेंस भी आपके पास बेटा C है। तो हमें कहा कि T1 टाइम के अंदर, देखिए जी T1 इज़ द टाइम टेकन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर टू रिड्यूस्ड हाफ इट्स वैल्यू। कि इसके अंदर मान लीजिए इनिशियली एनर्जी स्टोर थी U0 और अब वो U0 से हो गई U0/2, और इस दौरान जो टाइम लगा जी वो T1 लगा। फिर कहा गया कि T2 टाइम के अंदर चार्ज जो है वो 1/4 हो जाता है। मान लीजिए इनिशियली चार्ज Q0 था और अब चार्ज रह गया Q0/4, और इसको जो टाइम लगा वो T2 लग गया। तो आपसे क्वेश्चन में T1/T2 का रेशो पूछा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए जी इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन में सोल्व करने से पहले जो चीज़ें याद रखनी है, देखिए जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चार्ज का जो वैल्यू होता है Q, वो हमेशा इक्वल होता है चार्ज की इनिशियल वैल्यू एक्सपोनेंट यानी E जिसको लिखा जाता है इसका पावर माइनस टाइम डिवाइड बाय RC। ये फॉर्मूला बेटा जी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला रहता है। यहाँ पर मैं आपको याद दिलवा दूँ बता दूँ, ये है चार्ज एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये चार्ज की वैल्यू है। और ये है इनिशियल वैल्यू, चार्ज स्टार्टिंग में कितना था डिस्चार्ज होने से पहले, इनिशियल वैल्यू। और यहाँ पर T है बेटा जी टाइम, जिस टाइम पे आपसे पूछा जा रहा है। R यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर C है कैपेसिटेंस। तो ये फॉर्मूला होता है चार्ज के लिए। लेकिन सेम क्वेश्चन में आपको एनर्जी का भी तो बोला गया, तो एनर्जी के फॉर्मूले मुझे याद हों तो U से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, हाफ CV² भी होता है, हाफ Q² अपॉन में C भी होता है, और हाफ Q इंटू V भी होता है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, तो मुझे याद है कैपेसिटर के इस क्वेश्चन में कैपेसिटेंस C गिवन है और चार्ज तो हम यूज़ कर ही रहे इक्वेशन, तो दैट्स वाई सेकंड जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा सूटेबल है। तो यहाँ पर मैंने सेकंड फॉर्मूला लिखा U = हाफ चार्ज का स्क्वायर, चार्ज कौन सा किसी इंस्टेंट का, तो मैंने यहाँ लिख दिया Q0 E का पावर माइनस का T डिवाइड बाई RC, इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C। तो बेटा जी आपके पास बन गया हाफ
क्यू नोट का स्क्वायर बाय सी, और इधर से बन गया ई की पावर इसका भी तो स्क्वायर होगा, यानी 2t/RC बन गया आपके पास। तो अब मुझे बताएं ज़रा, ये चीज़ जो तुम्हें दिख रही है ये क्या है? ये आपके पास फिर से एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। देखो बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही तो है, बस यहाँ क्यू की जगह क्यू नोट है, इनिशियल वैल्यू है। तो यानी ये जो पूरा का पूरा टर्म बना ये आपका इनिशियल वैल्यू ऑफ एनर्जी है इंटू ई की पावर -2t/RC। तो बेटा जी आपके पास ये दो फॉर्मूले आ गए, ये दो फॉर्मूले ही काम के हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ऊपर वाला फॉर्मूला चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए किसी इंस्टेंट पे, और नीचे वाला फॉर्मूला एनर्जी का निकालने के लिए। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में जो आपको बात बोली गई उसको हम कर लेते हैं सोल्व। तो आपको क्वेश्चन में कहा, देखो जी t1 टाइम लगता है u को, यानी जो एनर्जी है उसको हाफ होने में, यही तो क्वेश्चन में कहा। अब आपको पता हो u का जो फॉर्मूला है वो तो है हमारे पास u नोट ई का पावर माइनस का, यहाँ पर 2 टाइम्स था t/RC, ऐसा ही कुछ था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट करते हैं तो u हमारा आधा रह गया, u/2 हो गया, और ये हमारा इनिशियल एज इट इज़ है। और इस दौरान जो टाइम लगा 2, यहाँ टाइम की जगह मैं t1 लिख देता हूँ क्योंकि t1 टाइम में हुआ। तो यहाँ पर u नोट से u नोट कैंसिल हुआ बेटा जी, आपके पास बचा हाफ, और इधर बचा ई का पावर माइनस का 2t1/RC। अब क्या किया जी, इसको मैंने उल्टा लिख दिया ताकि इसकी पावर को प्लस में लिखा जा सके। तो ये बन गया 2t1/RC। अब दोनों तरफ लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लोग यहाँ पर 2 का लिया गया और इधर लोग लिया गया किसका, लोग ई का, 2t1/RC। और आपको पता होगा लोग ई से कैंसिल हो जाता है, यानी आपके पास जो फंक्शन बचा, ये वैल्यू बची, वो सिर्फ और सिर्फ बची log ऑफ 2, और उधर बचा आपके पास 2t1/RC। तो यहाँ से t1 निकालना बहुत आसान हुआ, t1 निकल गया आपके पास RC log ऑफ 2/2। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 बन चुका है। आधा हमने काम कर लिया। अच्छा जी, इसी के जैसे अब हमें किसका निकालना है, चार्ज का भी निकालना है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि टाइम t2 के अंदर जो चार्ज है ना वो इनिशियल वैल्यू का 1/4 हो जाता है। तो सर चार्ज के लिए इक्वेशन भी हमने लिखी हुई है, Q = क्यू नोट ई की पावर -t/RC होता है वो तो यहाँ पर Q कितना रह गया, ये तो इनिशियल का 1/4 रह गया। तो इनिशियल कितना था, ई नोट, ई का पावर माइनस टाइम जो लगा उसको t2 लिखा /RC। तो यहाँ से Q नोट बाई Q नोट कैंसिल, तो 1/4 = ई का पावर माइनस का t2/RC। चलिए जी इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो 1/4 आया वो आया ई का पावर माइनस का t2/RC। हमने इसका रेसिप्रोकल किया ताकि ई का पावर प्लस का बन जाए, तो ये बन गया t2/RC। तो चलिए जिसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। दोनों तरफ लोग लिया तो इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख दूँ, 4 को बिल्कुल लिखा जा सकता है। इधर भी लोग लिया गया किसका, t2/RC। अब देखो जी लोग में एक फॉर्मूला रहता है, पावर आगे आ जाती है, तो ये बना 2 log ऑफ, यहाँ पर भी 2 बचा, और इधर ई और लोग कैंसिल हो जाता है, तो t2 बाई आपके पास RC बचा। तो यहाँ से बेटा जी t2 जो आया वो आया आपका RC इंटू में 2 इंटू में log ऑफ 2 डिवाइड बाई कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, यही तो बचा। इक्वेशन नंबर ये आ गया आपके पास। अब आपको t1/t2 निकालना है। आपको क्वेश्चन में तो t1/t2 निकालना था। अब t1 अभी भी निकाला था, कितना आया था t1 जी आपके पास, वो आया था RC log 2/2, वो आया था RC log 2/2। और ये हमारे पास क्या आया, ये आया RC log 2 इंटू 2 है ना जी, ये नीचे 2 ये एक्स्ट्रा पड़ा है। तो अब कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हुआ हमारे पास, तो ये बन गया 1/4 क्योंकि 2 नीचे चला जाएगा। तो आपके पास t1/t2 जो आया वो आया 1/4। बोले सर बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। जी बिल्कुल लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, लेकिन अब आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना तो दिमाग में आइडिया आ गया। अब अगली बार ये क्वेश्चन करोगे तो शायद इतना टाइम नहीं लगेगा। मैंने अगर इस क्वेश्चन में 10 मिनट लगाए हैं तो आप आई थिंक सो इसको 2 मिनट में आसानी से कर लोगे आगे अगर इस तरह का आता है। और यहाँ याद रखने योग्य बातें जो हैं वो ये हैं 2, मैं आपको बता दूं बेटा जी, ये वाली और ये वाली। रेड पेन से जो मैं लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट के लिए लिख रहा हूँ, आपको यही याद रखना है, ठीक है जी। उसके अलावा इस क्वेश्चन में जो ज्ञान की बात आपको याद रखनी है वो ये है कि कैपेसिटेंस का यूनिट जो होता है वो फैराड होता है। फैराड प्रैक्टिकली काफ़ी बड़ा यूनिट होता है, ये आप इसके साथ याद रख लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन पे हम अगर चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वो कहा गया एक पार्टिकल है जिसका मास आपको गिवन है बेटा जी जो कि 100 ग्राम है। देखिए वैसे तो किलोग्राम ऐसा ही होता है, ग्राम में दे दिया यानी बदलना तो पड़ेगा। उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, एक बॉल मान लेते हैं, एक बॉडी मान लेते हैं, इस तरह से इसको ऊपर की तरफ फेंका गया। इसका मास आपको गिवन है 100 ग्राम। कितनी स्पीड से फेंका गया, यू आपको गिवन है, यू इसका है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया। तो पूछता है वर्क डन बाय, देखिए वर्क डन किसका,
ग्रेविटी के फोर्स का। अब आपको तो पता है कि बॉल को अगर आपने ऊपर फेंका तो ग्रेविटी तो नीचे लगती है, mg तो नीचे लगता है ना जी। यानी आप देखिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, नीचे आ रहा है तो इनके बीच का एंगल 180 हुआ। तो इस तरह का जो वर्क डन होता है वो आपका नेगेटिव वर्क डन होता है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर या तो ए सही होगा या डी होगा, यानी बी और सी की तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों पॉजिटिव है। अब वर्क डन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए आपको। बॉल यहाँ से तो चली गई कहाँ तक, तो मान लीजिए वो इतनी हाइट तक जा पाई बॉल, और ऊपर जाने के बाद और ऊपर जाएगी नहीं, तो यानी यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की सर जी, ये ट्रेवल की, इसको मैंने h से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें पहले इस h को निकालना पड़ेगा, तभी तो वर्क डन निकाल पाएंगे। अब कैसे निकालें इस h को, मुझे एक बात तो क्लियर है, जब मैंने उसको फेंका और जब वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंची तब उसकी वेलोसिटी वहाँ 0 हो गई थी। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2a इंटू एस। बिल्कुल ठीक कहा, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, 0 का स्क्वायर। इनिशियल कितनी है बेटा जी, 5 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलेशन, एक्सेलेशन तो ग्रेविटी है यहाँ पर, तो माइनस का 10 यूज़ किया। एस की जगह लिख दिया h, क्योंकि वो ऊपर की तरफ h हाइट तक है। तो यहाँ से बना माइनस का 25 और इधर से बना माइनस का 20 इंटू एच। तो आपके पास h क्या आ गया, 25/20 मीटर में आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब हमें तो वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर विद एंगल देखो तो यहाँ पर कोस ऑफ थीटा भी होता है, हमें पता है। अब फोर्स यहाँ पर ग्रेविटी वाला लिख रहे हैं mg, क्योंकि यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में ग्रेविटी वाले फोर्स का बताओ। डिस्प्लेसमेंट है h, कोस एंगल कितना है 180, क्योंकि हमने फेंका ऊपर है, ग्रेविटी नीचे लग रही है। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं सोल्व। m की वैल्यू कितनी है आपके पास, 100 ग्राम है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। g को मैं 10 ले रहा हूँ। h की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 25 डिवाइड बाई 20 है, और कोस 180 माइनस का 1 हो जाता है। पूरे को सोल्व कर लो बेटा जी। यहाँ पर 1000, ये 10 और 100 ये इससे कैंसिल हुआ, तो आपके पास आया माइनस का 25/20 यानी 5/4 यानी माइनस का 1.25, और एनर्जी का यूनिट होता है जूल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ याद रखने योग्य काफ़ी सारी बातें हैं। सबसे पहले तो याद रखें, एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है बेटा जी वो जूल होता है। क्या है ये, एसआई यूनिट होता है किसका, एनर्जी का। सीजीएस भी होता है, आपको पता होगा शायद, अर्क। ठीक है जी। उसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, जब आपसे कहा जाए आप बॉडी को नीचे ही फेंक रहे हो, तो मुझे पता है ग्रेविटी भी नीचे लगेगी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि बॉडी को आप ऊपर फेंक रहे हो, तो मुझे पता है ग्रेविटी तो फिर भी नीचे लग रही है। ऐसे केस में वर्क डन तुम्हारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आई थिंक सो ये बातें क्लियर हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया आपको एक पीस है एल्यूमिनियम वायर का, फाइनाइट लेंथ है उसकी, कुछ लेंथ है। लेट अस सपोज हमारे पास यही पीस है एल्यूमिनियम वायर का। आप देख पा रहे हैं इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया और ये इसका लेंथ हो गया एल। क्या किया, उसको ही ड्रोन किया हमने सीरीज ऑफ डाइज में टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। डाइज में डाल डाल के खींचते गए और उसके डायमीटर को यानी ये जो डायमीटर वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको हाफ कर दिया। तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जी चलो पहले तो एक रिलेशन निकालते हैं रेजिस्टेंस और डायमीटर के बीच का। तो मुझे पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L/A। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान हो तो स्ट्रेचिंग का बोला गया, खींचना ही तो है, उसी को तो बनाया। अब अगर आप मुझे बताओ इसी पर्टिकुलर केस वाले डायग्राम वाले को अगर आप क्या करते हो, खींचते हो, तो इसकी लेंथ श्योर बढ़ जाएगी, बिल्कुल लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि डायमीटर को तुमने अगर कम कर दिया तो लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन एक चीज़ है, इसका जो वॉल्यूम है बेटा जी वो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम थोड़ी बदलेगा, क्योंकि लेंथ बढ़ रही है, एरिया कम हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो क्या करें, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लेंथ और एरिया तो दोनों में ही चेंज आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर की टर्म में लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो सिर्फ डायमीटर का जिक्र कर रखा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा बदल दिया। कैसे, मुझे पता है वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखा जा सकता है। तो यहाँ से लेंथ क्या आया, वॉल्यूम बाय एरिया। तो बस यहाँ मैंने पहले तो उसको पुट किया, रो लेंथ को पुट कर दिया, वॉल्यूम बाय एरिया, एरिया नीचे जाके ए स्क्वायर बन जाएगा। तो आपके पास बन गया रो इंटू वी अपॉन में एरिया का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हमें तो डायमीटर के साथ चेक करना है, तो मैंने लिखा देखो रो जो है हमारा वो है, सॉरी रो नहीं, रेजिस्टेंस जो है वो है रो वी अपॉन में एरिया का स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, हमें तो डायमीटर कहा, तो एरिया को तो पहले मैं लिखता हूँ पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर एरिया का। फिर मैंने थोड़ा सा और फर्दर चेंज किया, रो वॉल्यूम डिवाइड बाय पाई इंटू रेडियस को क्या लिखा जा सकता है, डायमीटर का भी हाफ, इसका स्क्वायर और ऊपर से पूरी टर्म का स्क्वायर। जी बिल्कुल,
करते जाओ सॉल्व। रो इंटू वी डिवाइड बाय, देखो जी पाई इंटू यहाँ से बन गया डी स्क्वेयर अपॉन में 4 इंटू होल स्क्वेयर। तो यहाँ से बेटा जी आपके पास देखो ये वाला 4 जो है ना इसका स्क्वेयर हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो 16 रो वी अपॉन में पाई इंटू डी की पावर 4 और पाई की पावर भी तो 2 हो जाएगी, स्क्वायर है। तो कुल मिला के मुझे एक रिजल्ट पता लगा। रेजिस्टेंस का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ वो बनता है 16 रो इंटू वी डिवाइड बाई पाई स्क्वेयर इंटू डी की पावर 4। ये फॉर्मूला मेरे पास बन गया। अब जी इस फॉर्मूले में करना क्या है, अब देखो क्वेश्चन में देखो आपको रो डेंसिटी थोड़ी बदलती है, सॉरी रेजिस्टिविटी थोड़ी बदलती है मटेरियल की स्ट्रेच करने से, ये तो कांस्टेंट है आपके पास। वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, 16 भी एक कांस्टेंट नंबर है, पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है। तो कुल मिला के ज्ञान की बात ये पता लगी कि रेजिस्टेंस जो है ना वो डायमीटर की 4th पावर पे डिपेंड करता है, यही तो पता लगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायमीटर को आपने किया हाफ, तो जी हाफ की 4th पावर कितनी होती है मुझे बता दो। हाफ की 4th पावर, तो हाफ की 4th पावर होती है बेटा 1/16, यानी 16 गुना कम हो जाएगा रेजिस्टेंस आपका। तो क्वेश्चन में देखो कहीं पर था बिल्कुल जी 16 टाइम्स, है ना जी। ऑप्शन नंबर जो डी था ना दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी पे हमने टिक कर दिया। यहाँ पर याद रखने योग्य बात क्या थी, याद रखने योग्य बात आपके लिए वो ये है, पहला रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ई होता है, जी बिल्कुल होता है। जनरली रो जो है ना बेटा जी वो कांस्टेंट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है या उसका टेम्परेचर कौन सा है। ये लेंथ एंड एरिया से चेंज नहीं होता, और लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। और किसी क्वेश्चन में कई बार क्या होता है एक को चेंज करें तो दूसरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। स्ट्रेचिंग जैसी कंडीशन के अंदर, स्ट्रेचिंग जैसी कंडीशन जैसे अभी हमने किया, तो रेजिस्टेंस का अगर एरिया के साथ डिपेंडेंस करते हो तो वो आपका 1/r², 1/a² था। और अगर रेजिस्टेंस का डायमीटर के साथ करते हो तो वो इसकी पावर 4 थी। और अगर इसी क्वेश्चन को तुम लेंथ के साथ चेक करते तो बेटा रेजिस्टेंस जो थी ना वो लेंथ के स्क्वायर की डिपेंड करती। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने बहुत बार बताया हुआ है, अगर आपको डायरेक्ट बोल दे एक तार को तुमने 3 गुना खींच दिया नया रेजिस्टेंस कितना होगा, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी था कि रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर इज इक्वल्स टू n² टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ ओल्ड। ये स्ट्रेचिंग का है, जनरली लेंथ को जब हम स्ट्रेच करके इंक्रीज करते हैं। यानी अगर आपको बोल दिया जाए एक तार को खींच दिया 2 गुना खींच दिया आपने, ठीक है ना, लेंथ को बढ़ाया खींच कर 2 गुना, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, जस्ट यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर किया 4 टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये वाली छोटी छोटी बातें आपने याद करनी है इसके अंदर। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। कहा एक एथलीट है, कोई एक आदमी है एथलीट है, वो ओलंपिक्स गेम्स के अंदर भाग रहा है और डिस्टेंस कवर कर रहा है 100 मीटर 10 सेकंड के अंदर। यानी मोटा मोटा देखा जाए डिस्टेंस ट्रेवल तो हो गया उसका 100 मीटर और इसको टाइम लगाता है 10 सेकंड। तो यानी कितनी स्पीड से भाग रहा है वो, तो वो भाग रहा है यानी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है जी, यहीं से तो सॉल्व किया, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड आ गई उसकी 10 मीटर पर सेकंड। बोलता काइनेटिक एनर्जी उसकी एस्टिमेट करो कितनी हो सकती है। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें, मास तो गिवन ही नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m इंटू v²। अब मास कितना हो सकता है एक आदमी का, मुझे बताओ एथलीट का मास कितना ले सकते हो तुम, 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, यही तो होता है। तो चलो ऑन एवरेज, मतलब जैसे बुक्स में ज़्यादातर लिखा होता है कि मान लीजिए हम एवरेज लेके चलते हैं तो 40 किलो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलो लेके चलते हैं। दोनों ही डाटा से चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं इस मास को 40 किलो लेके चलता हूँ, 40 kg मान लीजिए एथलीट जो है ना जो भाग रहा है वो है, तो तुम मुझे बता दो 40 किलो यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आएगा, आपके पास आया हाफ इंटू 40 इंटू वी का स्क्वायर, यानी 100 लिख दूँ मैं डायरेक्ट क्योंकि 10 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ से आया आपका 20, तो बेटा आपके पास आ गया 2000 जूल। और अगर मैं यही मास को 100 kg लेके चलता हूँ, मान के चलता हूँ यार 100 किलो का आदमी भाग रहा है, तब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता, हाफ मास यहाँ पर 100 इंटू 10 का स्क्वायर, ये भी 100 आ जाएगा बेटा जी। तो ये आया आपके पास 50, तो आपके पास आया 5000 जूल। यानी ऑन एन एवरेज जो वैल्यू हो सकती है वो 2000 से लेके आपकी 5000 जूल तक हो सकती है। एंड ये अप्रोक्सीमेट है, कोई डाटा एग्जैक्टली इतना नहीं होता। तो ऑप्शंस में देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही बैठता है,
सी ही सही बैठता है, बाकी नहीं होंगी, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ याद रखने योग्य बात क्या थी फिर से, कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बेटा जी वो हाफ mv² होता है। और याद रखना काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। क्लियर, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट x, कोई x पॉइंट है और x को कहते हैं माइक्रोमीटर में मेजर कर रहे हैं, तो किसी चार्ज की वजह से x एक्सिस पे है, आपको गिवन है, इसे फंक्शन गिवन है कि पोटेंशियल की वैल्यू जो है ना वो है आपके पास 20 डिवाइड बाई x² माइनस का 4, ये वोल्ट है सारा। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको, E की वैल्यू बतानी है और आपको बतानी है किस पॉइंट पे, एट 4 माइक्रोमीटर पे। अब इस तरह का क्वेश्चन एक बार पहले भी आया हुआ है, एनडीए के एग्जाम में भी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला आप सब बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए, वो मैं लिख देता हूँ, जो कि याद रखना है आपने। रेड से लिख देता हूँ क्योंकि याद रखनी होगी बात, रेड से ही आपने याद की है कि जो E होता है ना, E वो माइनस का dv/dr होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव किसका, dv/dr, dv/dr को बोलते हैं बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये याद आपको रखना है। ठीक है जी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव होता है किसके, पोटेंशियल ग्रेडियंट के, यानी पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन डेरिवेटिव करें वो E के बराबर होता है। और यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो एक्स एक्सिस की बात की जा रही है, तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस वाला चाहिए तो क्या करूँगा, माइनस का dv/dx कर दूंगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर दूंगा, यही तो आसान सा तरीका है। तो चलिए जी कर लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व। गिवन देखो, गिवन क्या है आपको, गिवन है vx की वैल्यू, आपको गिवन है 20 डिवाइड बाई x² माइनस का 4। तो जी इसको लिख लेते हैं 20x² माइनस 4 की पावर 1 लिख दो, बिल्कुल ठीक कहा। अगर मुझे ex निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dv/dx करना पड़ेगा और साथ में माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किसका, तो यहाँ पर करना है 20x² माइनस 4 का, इसकी पावर -1 दे रखी है। अब 20 तो कांस्टेंट है, मैं बाहर निकाल देता हूँ पहले, माइनस का 20 बाहर आ गया, तो हमें सिंपली d/dx निकालना है किसका, x² माइनस 4, इसकी कंप्लीट की पावर -1 है। और आपको याद हो पावर वाला रूल, पावर आपकी आगे आ जाती है, तो -20 -1 पावर आगे आई, तो क्या बच जाएगा आपके पास, x² माइनस 4 की पावर एक कम हो जाती है ना, -1 हो गई, और इंटू इस x² का क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, -4 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो आपके पास बन गया माइनस माइनस प्लस का 20 इंटू में x² माइनस 4 की पावर माइनस का 2 हो गया, और यहाँ पर बचा 2x। तो आपके पास ये बना, देखिए 20 इंटू 2 40x डिवाइड बाई, ये बन गया नीचे जाके x² माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आपके पास बेटा जी ये ex की वैल्यू आ गई। अब करनी है वैल्यू पुट, अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आपको कहा x की वैल्यू 4 माइक्रोमीटर है, तो 4 पुट कर दो, तो यहाँ पर 4 पुट किया, 4 इंटू में 4 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस का 4 का कंप्लीट का होल स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 160 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, 16 में से 4 के 12, 12 का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर आपके पास इसको फर्दर सोल्व करो, आपके पास आया 160 डिवाइड बाई 144। अब जी इसको सोल्व करना तो बहुत आसान है, 16 के टेबल पे गया ना, 16 10 जा 160, 16 9 जा 149, तो आपके पास आंसर जो आया वो आया 10/9। ये देखिए यूनिट क्या आना चाहिए, वोल्ट पर मीटर नहीं आएगा, यहाँ माइक्रोमीटर में पुट किया वैल्यू, तो वोल्ट पर माइक्रोमीटर। तो अब ऑप्शंस में अगर जरा ध्यान दो, ये आपके पास आंसर आना चाहिए, और जो भी आंसर आया वो आपका एक पॉजिटिव नंबर आया, देखो जरा, क्योंकि माइनस पहले था लेकिन माइनस एक और आने की वजह से वो प्लस का हो गया, यानी जो भी है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब अगर ऑप्शंस में ध्यान दो, अगर आप ऑप्शन में ध्यान दो तो 10/9 इन दो ऑप्शंस में से, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर डी है, दैट वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो इसमें याद रखने योग्य बात आपके लिए जो थी बेटा जी, वो मैंने पहले ही रेड से लिख दी थी, आप देखिए जरा, E इज इक्वल्स टू माइनस dv/dr। और यहीं से एक बात और पता लगती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो वोल्ट पर मीटर, यहीं से आया, वोल्ट पर मीटर। अगला क्वेश्चन कहता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एक पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल पे लग रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। कहता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को डबल कर दिया तो वर्क पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब दोनों को ही डबल कर रहे हैं तो नया वर्क डन क्या आएगा,
फोर्स को भी आपने 2F लिख दिया और डिस्प्लेसमेंट को भी 2D लिख दिया, तो टोटल देखो क्या आएगा 4 टाइम्स F इंटू डी आ गया। F इंटू डी तो पुराना वर्क था, तो 4 टाइम्स ऑफ पुराना वर्क यानी 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना कहाँ है, क्वाड्रपल्ड है ना, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ याद रखने योग्य बात बेटा जी, वर्क का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस ऑफ थीटा। थीटा होता है उनके बीच का एंगल, और आप याद रख लें जब थीटा 90 डिग्री होता है ना, वो वर्क डन 0 होता है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इसके केस होते हैं, ये याद आपने रखना है। और वर्क का ऐसा यूनिट भी आपका जूल होता है, और जूल आपका न्यूटन मीटर के बराबर होता है। क्लियर, ये बातें याद रखते जाना जी। अगला क्वेश्चन हमारा कहा गया सरफेस टेंशन एक सोप सॉल्यूशन का इतना दे रखा है। सरफेस टेंशन को कई बुक्स में एस से लिखते हैं, कई टी से भी लिख देते हैं, जो मन करे उससे लिख लो। कितना दे रखा है 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। एक और पता लगा सरफेस टेंशन का यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, एक सोप का बबल है, एक सोप का बबल है, ठीक है ना, तो यानी अंदर भी एयर हुई बाहर भी एयर हुई, तो इसका सरफेस टेंशन तो आपको सोप सॉल्यूशन का दे ही रखा है। तो कहते हैं इस बबल का एक्सेस प्रेशर बताओ, और आपको क्या गिवन है, इसका डायामीटर गिवन है 1 सेंटीमीटर। अब एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा, याद रख लेना। तो इसका एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है बेटा जी, वो होता है 4T/r, तो यानी 4 इंटू सरफेस टेंशन, वो कितनी है आपके पास 25 गुना में 10⁻³ और रेडियस होती है बेटा डायमीटर, रेडियस आपका आर होता है, यहाँ डायमीटर गिवन है तो इसका हाफ करना पड़ेगा। तो हाफ किया तो सबसे पहले 0.5 आया, ऊपर से सेंटीमीटर है तो मीटर में लगाना है तो -2 और लगा दो, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो भैया जी इसको कर लो सोल्व, तो ये इधर से बन गया 100 आपका, 100 ही तो बनेगा, और यहाँ से बना 10⁻³ इसका 0 उठा के एक 10 ऊपर और ले जाते हैं, डिवाइड बाय नीचे 5 और इधर 10⁻², कुछ कैंसिल हो रहा है, 10⁻² -3 से कैंसिल, एक इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास 100/5 आया। 100/5 तो 20 होता है मेरे भाई। 20 यूनिट क्या आना चाहिए, पास्कल ही आएगा, प्रॉपर यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, 20 ही तो आंसर है। अब ज्ञान की बातें बहुत सारी पता लगी। सबसे पहली ज्ञान की बात आपने याद रखनी है कि जो सरफेस टेंशन होता है बेटा जी, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसी से इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। डायमेंशन फॉर्मूला तुम बना सकते हो। इसी के साथ हमें एक चीज़ और पता लगी कि प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को पास्कल के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा एयर बबल हो अगर, एयर बबल हो अगर पानी में इन वाटर, और अगर सोप बबल हो हवा में, दोनों के प्रेशर फॉर्मूला, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला सुन लो। एयर बबल का होता है बेटा जी 2T/r, और सोप बबल का होता है 4T/r। सर ये क्या हो गया, हाँ जी बिल्कुल यही तो याद रखना है आपने, कि जैसे ये मान लीजिए पानी है, ये सारा का सारा इस तरह से पानी है, और यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से एक बबल बन गया, बबल बन गया होगा ना बीच में, ये देखो ये इस तरह से एक बबल बन गया। अब जरा ध्यान से देखो जरा इस बबल को, अंदर एयर है बाहर अलग मीडियम है, अगर अंदर और बाहर अलग अलग मीडियम आ जाए ना तो चुपचाप तुम 2T/r लिख दो। और अगर मैं एयर के अंदर बात करूँ तो एयर के अंदर जरा आप ध्यान से देखो, ये सोप का बबल है तो अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, अंदर और बाहर इंटरफेस सेम आ गया ना, तो यहाँ पर डबल कर देना 4T/r हो गया। तो ये एक्सेस प्रेशर के फॉर्मूले होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि थ्योरी में मैं ये पढ़ा चुका हूँ और पढ़ाऊँगा भी आगे आपको, तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक सर्किट है आपके पास, RLC सर्किट है, ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है। एंड AC वोल्टेज सोर्स से जुड़ा है, बिल्कुल ठीक कहा, सारे सीरीज में जुड़े हैं, यानी रेजिस्टेंस भी लगा है, इंडक्टर भी लगा है और कैपेसिटर भी लगा है, R भी है, L भी है, C भी, सीरीज में लगे। फिर कहते हैं कि व्हेन L इज रिमूव्ड, ध्यान से सुनना, L को हटा दिया, L को हटाना मतलब सिर्फ और सिर्फ RC सर्किट बचा हमारे पास। कहते हैं जब आप L को हटाते हो तो RC सर्किट बच जाएगा, तब उस टाइम पे फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट का, फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट का आपका π/3 होता है, बिल्कुल ठीक है, मान लिया। फिर कहते हैं जब आप C को रिमूव करते हो, अरे C को रिमूव करना मतलब आपके पास सिर्फ RL सर्किट बचा, तब कहते हैं फेज डिफरेंस आता है आपका वो भी π/3 आता है। कहते हैं पावर फैक्टर बताओ, पावर फैक्टर होता है बेटा cos ऑफ फाई। अब पावर फैक्टर किसका पूछा है, आपको पूरे LCR सर्किट का पूछा है,
किसका पूछा है? LCR सर्किट का पूछा है। तो चलिए जी इसको कर लेते हैं सॉल्व, इस क्वेश्चन को। चलो देखो, सबसे पहले आपको कहा गया आपको L को हटाया तो आपके पास RC सर्किट बचा, सिर्फ और सिर्फ RC सर्किट बचा। तो आपको बताना चाहूँगा इम्पीडेंस ट्रायंगल जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर हमें पता होता है टेंजेंट ऑफ फाई, यानी फेज डिफरेंस जो होता है ना, वो होता है एक्चुअली देखो LCR का। इन LCR सर्किट मैं आपको बताऊँ, टेंजेंट फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका XL माइनस XC/R, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर XL तो है नहीं, सिर्फ XC बचा, तो ये बच जाता है बेटा सिर्फ आपका XC/R। और आपको फाई दे रखा है क्वेश्चन में, कितना? π/3 दे रखा है 300। तो यानी यहाँ से आया XC/R इज इक्वल्स टू टेंजेंट π/3। तो यहाँ से बेटा जी आपके पास XC क्या आ गया? आपके पास आ गया R टेंजेंट π/3। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब सेम क्वेश्चन में आपको कहा, इस बार हमने क्या किया? C को हटाया, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ RL सर्किट बचा था। अब यही इक्वेशन RL सर्किट के लिए लगाते हैं, तो उसके लिए भी टेंजेंट ऑफ फाई निकाले, तो टेंजेंट ऑफ फाई इसी फॉर्मूले से निकाल लो। इस बार यहाँ पर XC को 0 कर दो, तो ये फिर से बन जाएगा XL/R। तो यहाँ से फिर से आपने XL निकाल लिया, R इंटू टेंजेंट ऑफ फाई, फाई अगेन इस केस में भी π/3 दे रखा था। इक्वेशन नंबर 2 दोनों के लिए निकाल लिया। हमें तो पूरे LCR सर्किट का पूछा है, LCR सर्किट का। अब LCR सर्किट में अगर आपको याद हो, आप इम्पीडेंस ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनाते हो। यहाँ पर होता है बेटा जी XL माइनस XC, ये होता है टोटल इम्पीडेंस, और ये होता है R, और ये होता है आपका फाई, यही तो होता है। तो सबसे पहले आपको याद होगा, तो Z का फॉर्मूला, इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर आप पीछे वाली दोनों इक्वेशंस को जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, तो यार XL और XC तो बराबर है, XL और XC तो बराबर है, यानी ये फैक्टर तो तुम्हारा 0 हो गया। और अगर ये फैक्टर तुम्हारा 0 हो गया तो Z तुम्हारा R के ही बराबर आ गया। अब हमें तो कोस फाई निकालना है, पावर फैक्टर कोस फाई होता है। हमें तो क्वेश्चन में पावर फैक्टर पूछा, तो पावर फैक्टर है कोस फाई। और कोस की वैल्यू क्या होती है मुझे बता दो? कोस, पंडित बद्री प्रसाद पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे ही तो होता है। तो कोस निकालने के लिए बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस आपका R, हाइपोटेनियस आपका Z, तो यानी R/Z, और ये तो बराबर है, तो यानी ये 1 आया। तो यानी आपके पास पावर फैक्टर का वैल्यू 1 आया। आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 1। तो देखो जी 1 है, अरे ये रहा 1 हमारा ऑप्शन नंबर C। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ज्ञान की बातें ढेर सारी थी, ढेर सारी बातें थी। क्या है मैं आपको बताता जाऊँ। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, जब XL और XC बराबर आ जाते हैं तब टोटल इम्पीडेंस आपका रेजिस्टेंस के ही बराबर होता है। साथ ही साथ बेटा इस टाइम पे पावर फैक्टर यानी कोस फाई जो है वो 1 आ जाता है। इस कंडीशन को रिजोनेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? रिजोनेंस। और इस केस में करंट जो होता है बेटा जी वो सर्किट में मैक्सिमम फ्लो करता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा आपने याद रखनी है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करते हो तब वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 होता है। जब अगर आप बात कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर की, तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है और वोल्टेज उसमें आगे चल रहा होता है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर की बात करते हो तो वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस आपका होता है बेटा अगेन 90, इस बार करंट आगे चल रहा होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपने याद रख लेनी है। उसके अलावा आप देखिए जरा, किसी भी ट्रायंगल से आप कोस फाई यानी पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। इम्पीडेंस ट्रायंगल यही सबसे मेन चीज़ है इस पूरे के पूरे टॉपिक में। इस इक्वेशन इस ट्रायंगल से सब कुछ निकाला जा सकता है। इम्पीडेंस ट्रायंगल में जनरली हाइपोटेन्यूस आपका Z होता है, इम्पीडेंस ये नीचे रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर बेटा जी XL और XC होता है, और ये एंगल होता है आपका फाई। आप इससे कुछ भी निकाल सकते हो। टेंजेंट फाई निकालने का मतलब होता है फेज डिफरेंस निकालना, कोस फाई निकालने का मतलब होता है पावर फैक्टर निकालना। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, और हाइपोटेन्यूस निकालोगे तो आपके पास इम्पीडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपसे कहा गया 2 बॉल्स हैं, इनमें से एक बॉल A है एक B है, दोनों का मास सेम है, दोनों को फेंका, बस फेंकने में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? देखिए मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है इस तरह से, एक बॉल A को हमने ऊपर की ओर फेंका u वेलोसिटी से, और दूसरी बॉल को हमने नीचे फेंका u वेलोसिटी से। ठीक है, आपसे बोलते हैं कि जब वो दोनों जाके ग्राउंड से स्ट्राइक करेंगी, जब भी करें चाहे पहले बाद में कोई दिक्कत नहीं, जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेंगी तो स्ट्राइक करते टाइम फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या होगी? A की ज़्यादा होगी, B की ज़्यादा होगी, दोनों सेम से स्ट्राइक करेंगे, इनमें से कोई नहीं।
तो बेटा जी मैं आपको बताना चाहूँगा, ए बॉल जब ऊपर जाएगी सबसे पहले तो ए ऊपर जाके एक हाइट पे रुक जाएगी, फिर वापस जब नीचे आएगी, नीचे आ रही होगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे ही वो सेम लेवल पे आता है बॉल, ए वाला बॉल यहाँ लेवल पे आता है, तो उसकी नीचे जाते टाइम वेलोसिटी भी यू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा सेम हाइट पर वेलोसिटी उतनी ही होती है, चाहे वो ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है। अब अगर ऊपर आपने उसको 20 की स्पीड से फेंका, मानते हैं 20 की स्पीड पे जाते जाते वो एकदम रुक जाता है ऊपर, फिर से स्पीड बढ़ती बढ़ती उतनी हाइट पे आके फिर से 20 हो जाती है, यानी ए और बी में कोई फ़र्क ही नहीं रहा। अब दोनों सेम हाइट पे हैं, सेम इनिशियल स्पीड है, तो सेम फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि हमें तो फाइनल पूछा गया। तो फाइनल निकालने का एक फॉर्मूला होता है बेटा जी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर आप ज़रा देखो, इनिशियल दोनों की सेम है, क्योंकि दोनों जब इस बिल्डिंग एच हाइट की बिल्डिंग के बिल्कुल इस लेवल पे हैं, इस लेवल पे दोनों की वेलोसिटी सेम है, एक्सेलेरेशन दोनों के लिए ही ग्रेविटी होगी, और टाइम नीचे आने के लिए दोनों को हम बराबर दे रहे हैं। ठीक है जी, तो आप देखोगे उनकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेंगे। दैट्स वाई आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ पर याद रखने योग्य बात, आपको ये 3 इक्वेशंस याद रखनी है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसके अलावा आपको याद रखना है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2s। उसके अलावा डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड इज इक्वल्स टू u प्लस ए डिवाइड बाई 2n माइनस 1। ये आपने 4 इक्वेशंस याद रखनी है। पहली इक्वेशन का क्या काम होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद वाली वेलोसिटी निकालनी, यानी जनरली फाइनल वेलोसिटी निकालने के ये काम आता है। और दूसरी इक्वेशन का यूज़ क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट बताना। तीसरा इक्वेशन का काम क्या है, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वाली वेलोसिटी बताना। और चौथा क्या है बेटा, इसको बोलते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth टाइम। किसी मान लीजिए 5वें सेकंड का अकेले का डिस्टेंस निकालना है, 10वें सेकंड का निकालना है, तो ये 4 इक्वेशंस उनमें से यूज़ होंगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, आपको एक सर्किट डायग्राम दे रखा है। आपको कहा गया कि रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं इस तरह से, 3 वोल्ट की बैटरी भी लगा रखी है। आपको R4 का पोटेंशियल बताना है, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताना है। या सबसे पहले इसको सोल्व करो, तो सबसे पहले करंट तो पता होना चाहिए। अब अगर इस पूरे डायग्राम को देखो तो काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है, लेकिन मुझे इतना श्योर है कि ये जो R3 और R4 है ये दोनों आपस में पैरेलल है, और पैरेलल में टोटल निकालना बड़ा आसान होता है। क्या कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 × 60 डिवाइड बाय दोनों का सम 90। तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो आपके पास ये कितना आ गया, 1, 3 एंड 20 ओम आ गया आपके पास, यानी इन दोनों का 20 ओम होता है। क्लियर मेरे ब्रदर। अब अगर इन दोनों का 20 है, तो अब ये वाला और ये वाले दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज़ में हो गए। तो 20 + 30 इन दोनों का टोटल आ गया 50 ओम। अब ये 50 इस 50 के साथ पैरेलल में, तो आपको पता होगा पैरेलल में जब सोल्व करते हैं तो इन पूरे का इस पूरे का आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 50 इन 50 का 25 आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ 25। अब वो 25 इस 50 के साथ सीरीज़ में, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस 75 ओम आ गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझे ना? चलो मैं समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले सर्किट में इधर की तरफ आपको 2 रेजिस्टेंस दे रखे थे, ऐसे बीच में खाली एक लाइन थी, और एक रेजिस्टेंस यहाँ दे रखा था, ऐसे ही दे रखे थे कुछ। बेटा जी ये आपको दे रखा था आई थिंक सो 30 ओम था, यही था, ये 60 था, दूसरा 30 था, ये 60 था, ये 30 ओम था। तो सबसे पहले इन दोनों का टोटल निकाला। कैसे टोटल निकाला, देखो 60 × 30 डिवाइड बाय दोनों का सम 60 + 30। तो ये आपके पास हो गया 8 इतना आ गया ना, 1800/90 आ गया। तो इससे कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 20 ओम। यानी आपका जो आंसर आया यहाँ तक इन दोनों का मिला के, तो ये आया आपका बेटा जी 20 ओम आ गया इतना इनका। अब यहाँ पर भी आपके पास 30 ओम पड़ा है। अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों बोले तो इन दोनों का सम और ये इतना पार्ट इनका कितना होगा, देखो इनका 20 आया, इन दोनों का 20 आया, और 20 + 30 कितने होते हैं आपको पता है, 50 ओम। तो 50 ओम इनका रेजिस्टेंस आ गया इतने पार्ट का। अगर आप क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो तो इसके बिल्कुल इधर भी पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा है, और ये भी 50 है। तो यानी हुआ क्या, ये 50 और इधर वाला 50 दोनों पैरेलल में आ गए। पैरेलल में फिर से आसान है सर निकालना, 50 × 50 डिवाइड बाय 50 + 50 100 लिख दूँ डायरेक्ट, तो आपके पास 25 आ जाएगा ना, 25 ओम आ जाएगा। यानी ये पूरा जो तुम देख पा रहे हो ना, इतना पूरा का पूरा ये 25 ओम आ गया। क्वेश्चन यही नहीं रुका था, अगर आप ज़रा ध्यान दो, इसके साथ साथ यहाँ पर भी
50 ओम का लगा रखा है, तो इधर वाले का 25 आया, 25 और 50 ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो इसलिए टोटल आपका रेजिस्टेंस 75 ओम हो जाता है। ठीक है, ये था लॉजिक। अब क्वेश्चन में आपको मैं थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ, थोड़ा सा एक बार इरेज कर देता हूँ ताकि डायग्राम थोड़ा सा सिंपल लगे। मुझे इतना श्योर पता लग गया कि सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है ना, सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो 75 ओम आ गया। आपको टोटल वोल्टेज 3 वोल्ट ही दे रखी है, तो टोटल करंट कितना होगा, तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज है 3, रेजिस्टेंस है 75, तो आपके पास इतना एम्पियर करंट आ गया। यानी इस पर्टिकुलर डायग्राम को अगर देखो तो यहाँ से जो करंट गया वो आई है आपका, कितना है आई, अभी भी मैंने निकाला 3/75। अब यहाँ से इस 50 वाले में कितना गया, इस 50 वाले में भी इतना करंट गया, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज यूज़ हो गया, कोई बच्चा मुझे बताएगा, यहाँ इस जगह वोल्टेज यूज़ कितना होगा, तो यहाँ वाला वोल्टेज निकालना है, यहाँ वाला करंट, तो 30/75 मल्टीप्लाई बाय यहाँ का रेजिस्टेंस 50, आई थिंक सो ये 2 वोल्ट आ जाएगा। यानी 2 वोल्ट ये अकेला खा गया, तो इस पूरे को जो बचा, इस पूरे को 1 वोल्ट मिला। अब इस पूरे में अगर आप ज़रा ध्यान से देखो तो इतना पार्ट और इतना पार्ट ये दोनों आपस में पैरेलल में है ना जी, तो यानी पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होते हैं, तो इसको भी 1 वोल्ट मिला और इनको भी, यानी इसका और इसका जो सम है वो आपका 1 वोल्ट है। मान लीजिए ऊपर वाला x है और नीचे वाला y है, तो x और y का सम आपका 1 वोल्ट आ गया। बिल्कुल आसान सा लॉजिक है ये तो। अब मुझे अगर इसका पता लग जाए ना वोल्टेज, तो ऊपर वाले का मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो यहाँ से करंट, यहाँ से जो करंट है, मैं अब डायग्राम को फिर से थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है जी, यानी यहाँ हो क्या रहा था, यहाँ से करंट आया था 3/75 एम्पियर, यहाँ से वो इधर जाएगा, इधर इस तरफ। जैसे देखते हैं 2 रास्ते आगे, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। अगर ऊपर वाला करंट मैं I1 लिखता हूँ, नीचे वाला I2 लिखता हूँ, तो मुझे बताओ ये रेजिस्टेंस 50 और इन सब का टोटल भी कितना आया था, तुम्हें पता है 50 आया था। तो ये भी 50, ये भी 50। अगर रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी इक्वल जाएगा। तो एंटर करने वाला 3/75 है, उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा 3/150, नीचे 2 से डिवाइड करोगे इतना ही तो आएगा, तो ये भी आ जाएगा बेटा 3/150। अब यानी दोनों तरफ करंट गया 3/150, तो इधर से 3/150 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ, 1 2 3, लेकिन कुल मिला के इसके अंदर से पूरा का पूरा कितना जाएगा, इसके अंदर से करंट जाएगा आपका 3/150 एम्पियर। क्लियर। अच्छा, अब इसका वोल्टेज बता सकते हो तुम, वोल्टेज निकालना बहुत आसान है, इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, तो करंट है इसका 3/150, रेजिस्टेंस इसका 30, तो आई थिंक सो आपके पास आ गया 0 से 0 कैंसिल हुई, तो 3 3 ज़ा 9, या इस पर कैंसिल कर दो, 3/5 वोल्ट आ गया इसका टोटल का 1 वोल्ट था मुझे पता है, ऊपर वाले का कितना बचा 1 माइनस 3/5, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 2/5 वोल्ट आ जाएगा। 2/5 वोल्ट होता है 0.4 वोल्ट, तो यानी इन दोनों के अक्रॉस 0.4 वोल्ट आया, और ये दोनों पैरेलल में, तो इसका भी 0.4, इसका भी 0.4, एंड योर आंसर इज 0.4, तो आपका आंसर आ गया 0.4। सर ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, जी बिल्कुल। तो यहाँ याद रखने योग्य बात सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि पोटेंशियल जो होता है भैया वो सेम होता है किसके अंदर, इन पैरेलल, और आपका रेजिस्टेंस जो होता है, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, करंट जो होता है वो सेम होता है किस में, सीरीज में। बस ये बातें याद रख लो, क्वेश्चन हो जाते। चलो अगला क्वेश्चन देखो हमारा। अगला क्वेश्चन कहा गया एक लिफ्ट है, एक मान लीजिए लिफ्ट है इस तरह से, उसमें एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक बॉल थी, उसने बॉल को नीचे ड्रॉप कर दिया। ठीक है जी, और ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है विद एक्सेलेरेशन ए। तो आपको बोला गया कि वो आदमी उस बॉल को देखता है, बॉल नीचे गिर रही है, बिल्कुल ठीक है, और एक लिफ्ट के बाहर एक स्टेशनरी आदमी है, वो भी उस बॉल को देखे, तो दोनों केसेस में बॉल की एक्सेलेरेशन क्या होगी। अब अगर मैं लिफ्ट की बात करूं, लिफ्ट के अंदर तो आपको पता होगा लिफ्ट एक एक्सेलरेटिंग सिस्टम है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक्सेलरेटिंग सिस्टम में इफेक्टिव जी का जो फॉर्मूला होता है ना, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो जाता है जी माइनस ए, और अगर यही लिफ्ट ऊपर जा रही होती ना तो जी डैश क्या हो जाता बेटा, जी प्लस ए हो जाता। ये आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैंने पढ़ा दिए, जिसने नहीं किए ऊपर आप देखो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, तो आपका ये फॉर्मूला होता है, ये अंदर वाले आदमी को लगेगा, लिफ्ट के अंदर जो भी आदमी है उसको लगेगा बॉल नीचे गिर रही है इतनी एक्सेलेरेशन से। और अगर आउटसाइड द लिफ्ट बात करें, जो आउटसाइड द लिफ्ट आदमी खड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो बॉल सीधी सिंपल ही गिर रही है, तो उसके लिए जो इसकी एक्सेलेरेशन है वो जी ही रहेगी। क्या रहेगी बेटा, जी ही रहेगी, वो फ्री फॉल कर रहा है क्योंकि हाथ से उसने गिरा है। तो कौन सा ऑप्शन है, जी माइनस ए और जी का, तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, दैट्स वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी।
यहाँ पर ज्ञान की बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली ज्ञान की बात, अगर कोई लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही हो, इफेक्टिव जी माइनस ए होता है, और यही अगर आपसे फ्री फॉल बोल देता है तो इफेक्टिव जी आपका 0 हो जाता है। और वहीं अगर कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेट करना जरूरी है, तो जी डैश आपका जी प्लस ए हो जाता है। और वहीं अगर कोई लिफ्ट नीचे आ रही है या ऊपर आ रही है बट कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, यानी एक्सेलेरेशन 0 है, तो जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जी ही रहेगा। ये सब लिफ्ट के अंदर आप अगर खड़े हो, रेफरेंस लेके चले हो, तभी ये सारी चीज़ें मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको कहा गया एक पार्टिकल सर्कल में मूव करता है जिसकी रेडियस 25 सेंटीमीटर है। कहते हैं उसका 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में 2 चक्कर काटता है। तो यानी फ्रिक्वेंसी आपको दे दी 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, या इसको पर सेकंड दे रखा है तो हर्ट्ज ही लिख दो ना डायरेक्ट, इसको 2 हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी है। आपको एक्सेलेरेशन बोलिए, और देखो जरा एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रहा है, तो सिंपल यानी लीनियर एक्सेलेरेशन पूछिए। तो बेटा जी इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा तो होता है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इसका होल स्क्वायर इंटू में आर। तो ये बन गया 4 पाई स्क्वायर इंटू फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर इंटू में आर। अब निकाल लेते हैं, 4 पाई स्क्वायर, फ्रिक्वेंसी कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर भी 4 आया। और रेडियस क्या है, रेडियस दे रखी है 25 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलो यार सबसे पहले। तो डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो यहाँ से 1/4 आया, 4 ने इस 4 को कैंसिल किया, तो आपके पास बना 4 पाई स्क्वायर। तो यानी डायरेक्ट देखो यार, ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। चलो इसके अंदर याद रखने योग्य बात आपने याद रखना बेटा जी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू लीनियर फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, या आप इसको रेडियन पर सेकंड भी बोल सकते हो अगर एंगल वाइज बोल रहे हो, ठीक है ना। अगर एंगल वाइज बोल रहे हो, एंगल रेडियन में मेजर कर रहे हो तो ठीक है जी, आप इस तरह से। और रिवोल्यूशन नंबर काउंट कर रहे हो, 1 रिवोल्यूशन 2 रिवोल्यूशन, तब आप इस तरह से लिख सकते हो, ये आपने याद रखना है। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 था, आपको कहा कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको एक मूविंग पार्टिकल के, यानी एक्स एक्सिस की तरफ भी कोऑर्डिनेट दे रखा है, वाई एक्सिस की भी तरफ दे रखा है। आपको स्पीड बोलिए किसी टाइम टी पे। अरे स्पीड यानी वेलोसिटी आपको पता होगा, वो तो होता है dx/dt या dy/dt जी। ये दोनों में क्या फ़र्क है, अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हो, आपको एक्स एक्सिस की वेलोसिटी आ जाती है, विद रिस्पेक्ट टू आप वाई एक्सिस का कर रहे हो तो आपका वाई एक्सिस का आ जाता है। अब यहाँ पर तो दोनों ही दे रखे हैं, अगर मैं इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग निकालता हूँ तो मुझे इस एक्स वाले फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, पावर आगे आ जाएगी, तो 3 अल्फ़ा, एक कम भी हो जाएगी, 3 अल्फ़ा टी स्क्वायर। इसी तरह से वाई एक्सिस पे निकाल लो, dy/dt किया किसका जी, यहाँ पर हमने किया बीटा इंटू टी क्यूब का, तो टी की पावर 3 है, एक आगे आ जाएगी तो बन जाएगी 3 बीटा और टी स्क्वायर बन गया। ये तो एक्स और वाई है, हमें तो टोटल चाहिए यार, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो टोटल क्या होता है वी एक्स का स्क्वायर प्लस में वी वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों का कर दो स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 3 अल्फ़ा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 3 बीटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास 3 जरा ध्यान दें, 3 टी स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है और ऊपर से बाहर आ जाएगा, 3 टी स्क्वायर बाहर आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ बचा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा जी ये आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। और अगर आप ऑप्शन में ज़रा ध्यान से देखो तो ऑप्शन आपको आई थिंक सो दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ याद रखने योग्य बात जो थी आपकी, वो याद रखना कि वेलोसिटी निकालना है तो आपको जो भी डिस्प्लेसमेंट दे देगा, पोजीशन दे देगा, उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दो। अगर ये आपको एक्स एक्सिस की दे रखी है तो आपको एक्स एक्सिस की वेलोसिटी आ जाएगी, अगर ये वाई दे रखा है तो वाई की टर्म में आ जाएगा, जेड दे रखा है तो जेड एक्सिस की आ जाएगी। इस तरह से एक्सेलेरेशन भी निकालनी है तो अगेन आप क्या कर सकते हो, dv/dt कर सकते हो किसका, वेलोसिटी का। ठीक है जी, ये 2 बातें आप याद रख ली, ये इंस्टेंटेनियस के लिए ही होता है। अब अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि 3 फोर्स हैं स्टार्ट करते हैं एक्ट करना एक साथ, साइमल्टेनियसली एक साथ एक पार्टिकल पे जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और ये सारे के सारे फोर्स है ना, इनको कहा आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज रिप्रेजेंट कर दिया किसकी, ट्रायंगल की 3 साइड से। तो पार्टिकल विल नाउ मूव विद द वेलोसिटी, कुछ ऐसे समझे, ये पार्टिकल है, इस पर यही 3 फोर्स लग रहे हैं। देखो ए बी वाला फोर्स मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा, थोड़ा सा ऊपर बन गया, ये मान लीजिए ए बी वाला फोर्स इधर दिखा दिया, और जो ए सी वाला फोर्स दिखा देता हूँ, ये मान लीजिए ए सी वाला फोर्स दिख रहा है, आप
ठीक है ना। और ये जो BC वाला फोर्स है तो ये भैया इधर की तरफ है, ये BC वाला फोर्स बन गया। अब जरा सोचो, इन तीनों को ही तो आपने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया, और ये जो तीनों, अगर आप अब जरा ध्यान से सुने, अगर किसी बॉडी पे लग रहे हैं 3 फोर्स और तीनों को आप एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दो, और खास बात देखो ट्रायंगल की डायरेक्शन, ट्रायंगल के अंदर देखो डायरेक्शन को जरा ध्यान से देखो, ये क्लोज लूप सा बन रहा है ना जी, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में है। यानी अगर आप CA और AB का रिजल्टेंट निकालते हो तो वो BC आता, BC के अपोजिट आता। तीनों अगर क्लोज पाथ बना रही हो, अगर तीनों को मिलाने से ट्रायंगल पूरी कंप्लीट हो जाती है, आपको बताऊं, और इन द सेम डायरेक्शन, तो समझ जाइएगा उनका जो रिजल्टेंट होता है बेटा जी वो कितना होता है, रिजल्टेंट जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है? 0। रिजल्टेंट 0 तो मतलब नेट फोर्स 0, और अगर किसी पे नेट फोर्स ही नहीं लग रहा तो वेलोसिटी उसकी बदलेगी थोड़ी, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर A सही होना चाहिए। यहाँ पर ज्ञान की बात सुन लीजिए। देखो मान लीजिए ये कोई एक वेक्टर क्वांटिटी आपके पास A है, और ये मान लीजिए वेक्टर क्वांटिटी आपके पास B है, तो आप मुझे बताएं इनका रिजल्टेंट यानी A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्या होना चाहिए? प्लस सर वो R होगा कुछ, वो मान लीजिए आपका इस तरह से होगा, R ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी, बिल्कुल ठीक कहा, R होगा। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं इसी R को उल्टी डायरेक्शन में ले लेता हूँ, उल्टी डायरेक्शन का मतलब क्या है कि यही A हमारा एज इट इज़ है, यही हमारा B एज इट इज़ है, बस हमने क्या किया, इस R को इधर की तरफ ले लिया, यानी इसकी जगह माइनस का R ले लिया। तो यानी ये अगर मैं उधर ले जाऊँ, जरा सोचो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस का R वेक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी अगर आप AB में नेगेटिव R को जोड़ दो तो आपके पास रिजल्टेंट तो 0 आना चाहिए। तो यानी इस ट्रायंगल का टोटल का रिजल्टेंट जो है वो 0 आएगा। तो यही तो पिछले क्वेश्चन में कहा था कि आपको 3 फोर्स रिप्रेजेंट कर रखे, तो तीनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, 3 नंबर दे रखे हैं 23.023, और दूसरा नंबर है 0.0003, और तीसरा नंबर है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सिग्निफिकेंट फिगर पूछे हैं, बहुत आसान है। यहाँ पर देखो सारे के सारे नॉन जीरो हैं, तो सारे के सारे ही काउंट होंगे, 2 और 3 5 डिजिट्स हैं इसमें। यहाँ देखो जी डेसिमल नंबर आ गया, तो सबसे पहले नॉन जीरो ढूंढो, तो यहाँ पर नॉन जीरो 3 है, तो उसके आगे वाले कभी भी बेटा काउंट नहीं होते, हाँ अगर पीछे होते तो काउंट हो जाते, तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 हुआ। और 10 की पावर भी कभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती, तो आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। तो आपका जो ऑप्शन बना सही इसके अकॉर्डिंग वो ऑप्शन नंबर B बना। ठीक है जी, यहाँ ज्ञान की बात आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, आपको कहा गया थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो है ना मेटलिक सरफेस के लिए वो रिस्पोंड करती है इस फ्रिक्वेंसी को, यानी आपसे सिंपली कहा जाए थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी का लिंक बेटा आपका वर्क फंक्शन से होता है। वर्क फंक्शन आपको 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। आपको कहा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना उसको रोकने के लिए, यानी काइनेटिक एनर्जी होती है मूव करवाने के लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट दे रखा है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम वाले की है वो कितनी होगी, इंटू V0 के बराबर होगी, क्योंकि एनर्जी निकालनी है तो चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया 5 वोल्ट को, तो आपका बन गया ये बेटा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको पता होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी कि एनर्जी ऑफ द फोटोन जो होती है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है कम से कम, यही तो होता है। अब आपके पास ये कितना है, ये आपके पास है 6.2 और ये आपके पास कितना है 5, तो आपके पास आया 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी आ गई। यहाँ तक तो ठीक है, बात समझ आती है। अब उसके बाद ज़रा ध्यान से सुनिए कि हमें तो पूछा है कि वो कौन से रीजन में लाई करता है। अब आपको पता है एनर्जी को लिखा जा सकता है HC में लैम्डा, और ये आपके पास है कितना बेटा 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से लैम्डा जो आपके पास क्या आया वो आया HC में 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, जब भी आपको H और C दोनों कांस्टेंट है, यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 गुना 10⁻³ जूल सेकेंड, C स्पीड ऑफ लाइट 3 गुना 10⁻9 मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलना पड़ेगा जूल में, तो ये आपको 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 से मल्टीप्लाई करो। इतना लंबा चौड़ा काम अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट याद रखो कि HC अगर आपको ऊपर दिख जाए और नीचे अगर आपको वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो आपका एंगस्ट्रॉन में आएगा। कब, जब आप यूज़ करते हो 12400, नीचे एज इट इज़ रख दो हमारा 11.2,
ठीक है जी। तो ये आप काम कर सकते हो, यानी आप इसको जब सोल्व करते हैं और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट आता है 12400 डिवाइड बाय जो भी आपके पास क्या है यहाँ पर एनर्जी आई आपके पास। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉन में आएगा। तो इसको ये सोल्व करो, ये लगभग आपके पास उसको सोल्व करने से जो आता है वो 1107 एंगस्ट्रॉन के आसपास। और आपको मैं बताना चाहूँगा, हम विजिबल जो है ना वो हमारी आपको पता होगा 400 से 700 या फिर 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉन होती है हमारी विजिबल की। ये उससे कम है, इससे कम आपको पता होगा अल्ट्रा वायलेट होता है, इससे ज़्यादा जो है वो आपको पता होगा इंफ्रारेड होता है। तो यहाँ पर ये इससे कम है तो ये आपका अल्ट्रा वायलेट हुआ, अल्ट्रा वायलेट हुआ, अल्ट्रा वायलेट। तो यानी एक्चुअल में ये अल्ट्रा वायलेट रेज है, तो ये याद रख लीजिएगा, अल्ट्रा वायलेट रेज है ये। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी, उसके साथ आईपी की गोली में याद रखना है जो इससे रिलेटेड एक फैक्ट। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था ये इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जिसको कहा जाता है। उसने बताया था कि कोई अगर मेटल के सरफेस पे लाइट गिरती है, अगर मेटल के सरफेस पे लाइट गिरती है एनर्जी ई लेके, तो उस एनर्जी का कुछ हिस्सा वर्क फंक्शन के बराबर होता है जो उसको फ्री करने में, और बाकी एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में देने के लिए, किसको, एक इलेक्ट्रॉन को। तो ऐसे लिखा जाता है E इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। इस इक्वेशन को बेटा आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। आपको एक सर्किट दे रखा है, कहता है की को क्लोज किया टाइम 0 पे, फिर बाद में टाइम इन्फिनिटी पे भी। तो आपको बताना है कि इस केस में करंट कितना होगा। देखिए करंट का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। अब जरा ध्यान दीजिए, कैपेसिटर आपको क्वेश्चन में एक इंडक्टर दे रखा है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा स्टार्टिंग में जब टाइम 0 होता है, जब टाइम 0 होगा तो जो इंडक्टर है आपको मैं बताना चाहूँगा, तो इसमें धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है ये, यानी आपको कहा जाए तो ये इन्फानाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। कितना बेटा जी, इन्फानाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी इसका रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया कि जो करंट है वो इस ब्रांच में जाएगा ही नहीं, तो R1 को काउंट ही नहीं करेंगे, सारा का सारा जो करंट है वो नीचे वाली ब्रांच R2 से निकल जाएगा। तो सर्किट में रेजिस्टेंस सिर्फ R2 काउंट होगा। तो यानी जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो सिर्फ और सिर्फ R2 होगा। तो टोटल करंट निकालना है तो टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो आपका ये बन जाएगा। और वहीं अगर टाइम इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनिटी टाइम के बाद जो इंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। 0 यानी ये सिंपली मान लीजिए कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। तो यानी इसमें से भी करंट इधर से जाएगा तो सर्किट में रेजिस्टेंस दोनों ही आ जाएंगे, R1 R2। तो इस बार सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, देखो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो निकालना बहुत आसान है, दोनों का मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय दोनों का सम। तो इस तरह से टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब टोटल करंट क्या होगा, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो या R1 R2 और ऊपर चला जाएगा वो R1 प्लस R2। तो इन्फिनिटी टाइम पे ये हो जाएगा। अब अगर ऑप्शंस को ध्यान देखो तो ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन में हालांकि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ R2 आएगा बेटा जी। तो T0 पे V बाई R2 बिल्कुल ठीक कहा, और T इन्फिनिटी पे V इंटू R1 प्लस R2। तो ऑप्शन नंबर C सही बोल रहा है, बस थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ याद रखने योग्य बात जो थी, आपको याद रखना था इंडक्टर का ही था, आई मीन उसके अलावा आप ये याद रखते हो, दो पैरेलल में रेजिस्टेंस अगर आपके पास होते हैं R1 R2, उनका जब भी आपको पैरेलल में टोटल निकालना हो बहुत आसान है, क्या कीजिए जी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाय दोनों का सम कर दीजिए, इस तरह से लिखा जा सकता है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, आपको कहा क्या हीटर है, उसकी जो वायर है इक्वल लेंथ की है। पहले तो उनको सीरीज में जोड़ दिया, फिर पैरेलल में जोड़ दिया, तो हीट का रेशो बताना है। अब हीट के फॉर्मूले भी सर कई होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में I²RT, हमने पढ़ा हुआ है V² बाई R इंटू टी, और हमने V इंटू आई भी पढ़ा हुआ है, V इंटू आई इंटू टी। अब यहाँ कौन सा लगाएं, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी ये नहीं कहा कि रेजिस्टेंस जो है ना वो हम बदल रहे हैं, या कहीं पर भी आपको करंट का नहीं दे रखा। अब एक चीज़ तो श्योर है कि सर्किट में आपने जिससे भी ये चीज़ जोड़ी है उसका पोटेंशियल सेम होगा। मान लीजिए घर में 220 वोल्ट आता है, ऐसा थोड़ी है कि पहले सीरीज़ में लगाया तो हमने 50 वोल्ट दिया, पैरेलल में लगाया तो 200 वोल्ट दे दिया, V तो सेम रहेगा। तो हमने ऐसा फॉर्मूला चूज़ करना है जिसमें V आता हो, तो V इसमें भी है इसमें भी है। दूसरा, सीरीज़ पैरेलल में लगाने से फ़र्क आपको पता है रेजिस्टेंस पे पड़ता है, तो ये वाला जो मेथड जो फॉर्मूला है आई थिंक तो सबसे बेटर है। तो हमने इसी को उठाया, तो हीट देखा, हीट तो होती है V² अपॉन R इंटू टी। अब यहाँ पर आप जरा देखो, V कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, टाइम तो दोनों को इक्वल देंगे, तो जो हीट हुई वो आपकी R यानी टोटल रेजिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुई। यानी अगर मैं पहले के लिए हीट लिखता हूँ
और उसकी रेशो दूसरे के लिए निकालता हूँ, तो आप देखो इन्वर्सली है, यानी पहले का रेजिस्टेंस यहाँ नीचे आ जाएगा, दूसरे केस में रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगा। इन्वर्सली है तो ऐसे ही तो होगा ना, यानी जो रेशो हीट की है रेजिस्टेंस की रेशो उसकी उल्टी होगी। अब रेजिस्टेंस R1 कौन सा है, सीरीज़ में लगाने वाला, तो सीरीज़ में तो जुड़ जाते हैं, मान लीजिए एक का R है तो टोटल 2R हो जाएगा, और पैरेलल में हाफ हो जाता है तो R/2 हो गया। तो ये आपके पास सिंपली बचा बेटा 1/4, तो 1:4 इज़ द राइट आंसर। बोले सर इतनी जल्दी किया थोड़ा सा, सर बताओ। तो जी बिल्कुल ठीक है बेटा, ज़रा ध्यान से देखो, अगर आपके पास दो वायर हैं इस तरह से R रेजिस्टेंस की, तो पहले केस में सीरीज़ वाले केस में टोटल 2R हो जाएगा, और अगर बाद में इन्हीं दोनों को अगर आप पैरेलल में लगा देते हो R और R को, तो तुम मुझे बताओ कितना हो जाएगा टोटल। तो इस केस में पैरेलल वाले केस में दोनों का मल्टीप्लाई किया तो R² डिवाइड बाय दोनों का सम 2R, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा जी R/2 आ जाएगा। तो मैंने यही डायरेक्ट यूज़ किया। फिर मैंने देखा था हीट जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली है, तो यानी हीट का रेशो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है, तो हीट का रेशो अगर H1 H2 है तो वो रेजिस्टेंस के R2/R1 के बराबर होगा। R2 आपका R/2 है, R1 आपका 2R है, तो बस यहीं से सोल्व किया, मेरे पास 1/R आया। तो दैट्स वाई आपका जो क्वेश्चन का आंसर था वो क्या था, 1/R, ऑप्शन नंबर डी था। डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर ज्ञान की बात क्या है, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बहुत बार आता है, तो इसके कई फॉर्मूले होते हैं। I² RT भी है इसका फॉर्मूला, V² अपॉन में R इंटू टी भी है, और यहाँ पर आपके पास क्या है V इंटू आई इंटू टी है। जनरली ये सब फॉर्मूले जब लगाते हो आंसर झूल में आता है। और अगर आप क्या करते हो, इसको डिवाइड कर देते हो, इन सब फॉर्मूले को 4/2 से डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास ये आंसर आ जाता है कैलोरीज के अंदर। ठीक है जी। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला चूज़ करना है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा। जनरली अगर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ आपको पैरेलल सीरीज बोल दिया है तो मतलब V सेम ले रखा है हमने। कुछ क्वेश्चन में आपको ये भी दे सकता है, सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को डबल किया, रेजिस्टेंस को हाफ किया, उतने ही टाइम के लिए भेजा, हीट बताओ। तो आप उस सिचुएशन को देख के फॉर्मूला चूज़ कर सकते हो। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको कहा गया एक न्यूक्लियस है जिसका Z यानी जो एटॉमिक नंबर है वो 92 दे रखा है। आपको कहा बहुत सारा उसमें प्रोसेस हुआ, अल्फ़ा डिके हुआ, बीटा नेगेटिव डिके, बीटा पॉजिटिव डिके हुआ, तो फाइनली Z क्या होगा। तो बहुत आसान है, सबसे पहले देखो कितने अल्फ़ा डिके हुए, तो अगर मैं अल्फ़ा को काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8, तो इसमें 8 अल्फ़ा डिके हुए हैं, इसके अंदर अल्फ़ा डिके हुए हैं 8। और अगर मैं बीटा नेगेटिव को देखता हूँ तो बीटा नेगेटिव डिके जो होते हैं ना बेटा, वो 4 हुए हैं इसके अंदर, और बीटा पॉजिटिव डिके भी हुए हैं लेकिन 2 बार हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा डिके जो होता है ना, अल्फ़ा डिके, उसमें एटॉमिक नंबर 2 कम होता है। कितना कम होता है, 2। और आपको पता होना चाहिए बीटा नेगेटिव डिके जो होता है ना, बीटा नेगेटिव डिके, उसमें एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, और जो बीटा पॉजिटिव डिके है उसके अंदर Z एक कम हो जाता है। ये चीज़ें याद रखना। और एक वैसे गामा डिके भी होता है, और गामा डिके में कोई चेंज नहीं होता, Z जो है हमारा सेम रहता है। ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन को करें। अब आपका स्टार्टिंग में था 92, सबसे पहले हम 8 बार अल्फ़ा डिके करवा लेते हैं। सीक्वेंस आगे पीछे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 बार अल्फ़ा डिके करवाया तो 8 टाइम्स 2 कम होगा, तो कितना हुआ, ये आपके पास बन जाएगा 76। फिर आप जरा 76 आया, अब देखो क्या हुआ, 4 बार बीटा नेगेटिव हुआ। बीटा नेगेटिव में एक जोड़ना होता है, तो 4 बार ऐसे जोड़ दो तो कितना होगा बेटा, 80 हो गया। 2 बार बीटा पॉजिटिव डिके हुआ तो 80 में 2 बार पॉजिटिव डिके हुआ तो उसमें एक कम हो जाता है, तो 2 बार ही हुआ ये, तो आपके पास 78 आंसर आया। तो 78 यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सर क्या बोल के, इतना जल्दी बोल के, चलो जी सुन लो। अल्फ़ा डिके, अल्फ़ा डिके एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जी, इसमें अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकलता है। लेट अस सपोज कोई एलिमेंट X नाम से है, Z एटॉमिक नंबर है, A उसका एटॉमिक मास है। जब उसका अल्फ़ा डिके होता है कोई नया न्यूक्लियस बन जाता है, Z जो है वो 2 कम हो जाता है, ऊपर वाला A 4 कम हो जाता है, साथ में आपका अल्फ़ा पार्टिकल बाहर आ जाता है इस तरह से। और अगर हम बात कर रहे हैं बीटा नेगेटिव डिके की, बीटा नेगेटिव डिके की, कोई भी एलिमेंट एक X है मान लीजिए इस तरह से, तो आप ज़रा ध्यान से देखें, जो ये है इसमें Z में 1 बढ़ जाता है और A जो है वो सेम ही रहता है, A में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है, साथ में इलेक्ट्रॉन का एक भाई होता है जिसको न्यूट्रिनो कहा जाता है। और अगर हम बीटा पॉजिटिव डिके की बात करते हैं बेटा जी, तो बीटा पॉजिटिव डिके में कोई एलिमेंट X नाम का है, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 कम हो जाता है, A सेम ही रहता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बजाय पॉजिट्रॉन रिलीज़ होता है, और साथ में एक न्यूट्रिनो रिलीज़ होता है। जनरली इन नेचर बीटा नेगेटिव डिके अपने आप होता दिख जाता है, बीटा पॉजिटिव डिके जनरली होता नहीं। अगर कहीं पर सिर्फ बीटा डिके लिखा है तो आप उसको बीटा नेगेटिव ही कंसीडर करोगे, और अल्फ़ा डिके तो मैंने बता ही दिया। अब इस क्वेश्चन को आई थिंक सो समझ गए होंगे।
इस क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में 92 नंबर दे रखा था, तो 8 बार अल्फ़ा डिके हुआ, और अल्फ़ा डिके में आपको पता है 2 कम करना है ना जी। 8 बार हुआ तो 16 कम करना पड़ेगा, तो मैंने उसमें से 16 कम कर दिए थे। कितने बचे थे? 76 बचे थे। फिर अब जरा सोचो 4 बार क्या हुआ था? बीटा नेगेटिव डिके हुआ था। बीटा नेगेटिव डिके में तो एक ऐड करते हैं, और ये 4 बार हुआ था, तो 4 बार एक को ऐड करना है, तो 76 प्लस में 4 × 1 किया था, दैट्स वाई वो 80 बन गया था। फिर लास्ट में 2 टाइम बीटा प्लस डिके हुए थे। बीटा प्लस डिके में होता क्या? एक कम करना होता है, 2 बार हुआ था तो 2 कम कर दो, तो 80 में से मैंने 2 कम कर दिए थे, तो 78 इस तरह से राइट आंसर आ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया, एक प्रोटॉन है वो एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी फ्लक्स डेंसिटी, यानी ये फ्लक्स डेंसिटी से मैग्नेटिक फ्लक्स मत समझना, ये सिंपली मैग्नेटिक फील्ड ही है। बी आपको गिवन है बेटा जी 1.5। देखो वेबर पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ याद रखने योग्य बात, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला एक ही बात होती है, यानी 1.5 टेस्ला दे रखा है आपको पार्टिकल की वेलोसिटी भी दे रखी है 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, आपको एंगल भी दे दिया। वाह बहुत अच्छे है यार, बहुत सारा डाटा गिवन है। तो देखो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, ये वेक्टर फॉर्म में होता है, और अगर आप सिंपल वैल्यू वाइज लिखो तो ये होता है क्यू वी बी इंटू में साइन ऑफ थीटा। सारा का सारा डाटा गिवन है, बस वैल्यूज पुट करनी है। चार्ज अब प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19, वेलोसिटी आपको गिवन है 2 × 10⁻⁷, बी आपको 1.5 गिवन है, साइन 30 आप सब बच्चों को पता है हाफ होता है। सभी वैल्यूज़ को पुट करो, जब सोल्व करोगे आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 2.4 × 10⁻12 न्यूटन ही राइट आंसर आएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ याद रखने योग्य बात यही है, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है किसी थीटा एंगल के साथ वी वेलोसिटी से, तब उस पर लगने वाला फोर्स होता है जी क्यू वी बी साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसके स्पेशल केसेस खासकर कि जब थीटा 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, चार्ज पार्टिकल पे चार्ज ना हो या वो रेस्ट पे हो, इन सभी केसेस में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वहीं अगर एक वायर को तो मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उस पर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला होता है करंट इंटू लेंथ ऑफ वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा, ILB साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला वायर के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपको कहा एक कोयल है, उसको सस्पेंड कर रखा है, लटका रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। कहा गया जी उसका जो प्लेन है वो पैरेलल टू है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मान लीजिए हमने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रखी हैं, तो आपको कहा गया कि उसके अंदर एक हमने कोयल को इस तरह से लटका रखा है, कोयल है उसको लटका रखा है इस तरह से, ठीक है जी। फिर आपको क्या कहा क्वेश्चन के अंदर कि करंट को जब हम पास करते हैं कोयल से, तो बिल्कुल ठीक है 90 डिग्री है इसका एरिया वेक्टर। अब देखो जरा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मान लीजिए कोयल ऐसे रखी तो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर मान लीजिए इसका ये हुआ 90 डिग्री है, तो इस पर फोर्स लगेगा, घूमेगा, रोटेट होगा, टॉर्क लगेगा। अब घूमेगा तो आसानी से रुकेगा नहीं। लेकिन कहते हैं कि अगर आप क्या करते हो, एल्यूमिनियम की प्लेट रख देते हो कोयल के पास, यानी कोयल के अंदर ही समझ लो, कोयल को उस प्लेट के ऊपर लपेट दिया, तो वो बड़ा जल्दी रुक जाता है। ऐसा क्यों? अब जरा सोचो, एक एल्यूमिनियम का प्लेट रखा। अब एल्यूमिनियम का प्लेट जो होता है बेटा जी, एल्यूमिनियम का प्लेट जो है वो एक मेटल है। मेटल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जब वो घूमेगा टॉर्क लगेगा, तो उस प्लेट के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक चेंज होगा तो उसमें EMF इंड्यूस होगा, है ना। तो वो क्या करेगा, मोशन का अपोज करेगा। अगर प्लेट इधर है, इधर जाएगी तो उस पर उधर जाने से फोर्स लगेगा, वो वापस आना चाहेगा। अब इधर आएगा तो इधर फोर्स लगेगा, फिर से वो वापस आना चाहेगा। तो ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका मोशन है ना धीरे धीरे रुक जाएगा। इस प्रोसेस को फिजिक्स में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। क्या कहा जाता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होता क्या है, जो मेटल के पीस हैं उसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से EMF इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट्स बन जाते हैं, जो क्या करते हैं, एडी करंट बोल सकते हो तुम बाद में। तो जो क्या करते हैं, मोशन का अपोज करते हैं। मान लीजिए जो कोयल है वो लेफ्ट की तरफ जा रही थी, उसको लेफ्ट में जाने से रोकेंगे, राइट में जा रही थी राइट की तरफ जाने से रोकेंगे, वो जल्दी से आके रुक जाती है। इसी फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहा गया। इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इस फिनोमिना को कम करने के लिए टू रिड्यूस एडी करंट क्या किया जाए, टू रिड्यूस एडी करंट। कैसे इसको कम कर सकते हो तुम मेरे भाइयों? तो इसको कम करने का एक ही तरीका होता है। आप क्या कीजिए, आप एक सिंगल शीट की बजाय थिन शीट यूज़ कीजिए, थिन शीट यूज़ कीजिए, लेमिनेटेड शीट यूज़ कीजिए।
लेमिनेटेड शीट यूज़ कीजिए, ठीक है। ये कुछ तरीके होते हैं। एरिया को रिड्यूस करिए जितना हो सकता है, इन सब करने से आप इस डैम्पिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, वो कोयल आसानी से घूम सकते हैं। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 देखिए। एक चार्ज पार्टिकल है, उसको रिलीज़ किया रेस्ट से एक रीजन में जहाँ यूनिफॉर्म फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक वाला और मैग्नेटिक वाला दोनों में। तो मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी हमने इधर ही लगा रखा है, तो ई भी है और बी भी है। तो चार्ज पार्टिकल बोला उसके हमने पैरेलल में मूव कर दिया, चार्ज पार्टिकल मूव कर दिया। तो बताओ उसका पाथ कैसा होगा। तो आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है वो सिंपली Q इंटू ई होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है भैया जी वो होता है QVB साइन थीटा। अब आप ज़रा ध्यान दें, मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में पैरेलल आने पर ये जो थीटा है आपका ज़ीरो हो जाएगा। थीटा जीरो आते ही मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स तो लगेगा ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स लगता है तो वो क्या करेगा, वो सीधा उस पर आगे की तरफ ही फोर्स लगाएगा और पार्टिकल एक्सेलेरेट होकर सीधा निकल जाएगा, यानी वो स्टेट ही मूव करेगा, वो एक्चुअल में उसको स्पीड अप कर देता है। हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स लगता तो आपको बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, तो डायरेक्शन को चेंज करने का रोल सारा मैग्नेटिक फील्ड वाले फोर्स को मिलता है। लेकिन ये तो जीरो है, डायरेक्शन चेंज होगी नहीं, तो वो सीधा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक बात और याद रखना कि अगर मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से इधर जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है तो हमेशा उसके परपेंडिकुलर लगाता है। और अगर थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री किसके बीच में, वेलोसिटी जिस तरफ पार्टिकल जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग, वो घूमने लग जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में वो घूमने लग जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल सा ही क्वेश्चन है वैसे तो। एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ फोर्स लग रहा है उस पर, और लीनियर मोमेंटम आपको गिवन है, तो मैं पूरा लिखना चाहूँगा लीनियर मोमेंटम वेक्टर को। एक्स एक्सिस में कितना है, 2 cos t है, आई कैप लगा दो इसके साथ एक्स एक्सिस में है, और वाई एक्सिस में कितना है, ये आपके पास दे रखा है 2 sin t, ये जी एक्सिस की तरफ है, बिल्कुल ठीक है, लगा दिया। तो बोलता है फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल बताओ। अरे सर कैसे निकाले फोर्स और मोमेंटम, फोर्स तो दे ही नहीं रखा, तो कैसे निकालें। तो आपको पता होगा न्यूटन भाई जी ने, न्यूटन के अंकल ने पहला ही हमें लो दिया था dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है फोर्स के बराबर होता है। बस इसका आप क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। 2 एज इट इज़ कोस का बन जाता है माइनस का साइन टी, ठीक है जी, आई कैप की तरफ ही रहेगा, प्लस का साइन का बन जाता है कोस, तो 2 cos ऑफ टी इंटू जे कैप। तो आपके पास बेटा बन गया माइनस का 2 sin टी आई कैप प्लस का 2 cos टी जे कैप। अगर आप ज़रा ध्यान से देखो, आप f का p के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो देखो इनको करो, 2 cos t को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 sin t के साथ, तो माइनस का 4 cos t sin t, प्लस में इधर से देखो 2 sin t को 2 cos t से कर दो, 4 cos t sin t, ये तो बराबर आ गया यार, माइनस प्लस तो ये जीरो हो जाएगा। तो क्या देखने को मिला, पी डॉट एफ जीरो आ गया। और आपको शायद पता हो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो उनके बीच का एंगल यानी 90 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, यानी एफ और पी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दैट्स वाई आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ ज्ञान की बात सुनने वाली है, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपके पास होता है जी ए बी कोस ऑफ थीटा। अगर वो दोनों 90 डिग्री एंगल पे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो ए डॉट बी हमेशा क्या हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फर्स्ट सेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट डिनोट डायमेंशंस। देखो जी, इनमें से किसका ये डायमेंशन फॉर्मूला है, m1 l2 और डिवाइड बाई q2, यानी q-2 लिख देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पर बोलते हैं क्यू चार्ज है, अरे चार्ज को तुम a1 t1 भी तो लिख सकते हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको बेटा जी, m1 l2 a की पावर भी -2 है, t की पावर भी -2 है, ऐसे लिख सकते हो इसको तुम, क्योंकि चार्ज को at भी लिखा जा सकता है। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, तो इसका जो राइट आंसर है बेटा जी वो है हेनरी। अब हेनरी कहाँ से आया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम EMI के अंदर पढ़ते हैं, EMF इंड्यूस्ड EMF जो होता है बेटा जी वो होता है आपका L/dI/dt। L होता है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, E होता है यहाँ EMF या वोल्टेज, और DI यानी चेंज इन करंट बाय टाइम। तो यहाँ से अगर मैं L का निकालना चाहूँ तो यहाँ से L का बन जाता है E इंटू DT/DI। अब EMF यानी वो आपका वर्क डन बाय चार्ज लिख सकते हो तुम इसको, ऊपर आपका DT है, नीचे DI है यहाँ पर, तो इसको सोल्व कर लो यार। आपका वर्क डन का होता है m1 l2 t-2, और ऊपर टाइम है तो एक t1 भी लगा दिया हमने, नीचे
चार्ज है तो यहाँ पर A1 T1 लिखा, और यहाँ पर करंट है तो एक A1 और आ गया। भैया इसको सोल्व कर लो, थोड़ा सा सोल्व करने पर पता लगा इस T1 ने तो इस T1 को कैंसिल कर दिया। आपके पास बचा M1 L2 T ऊपर माइनस का 2 है और नीचे भी A-2 हो जाएगा ऊपर जाके। तो आपके पास ये और ये, अरे बिल्कुल सेम ही तो बना। यानी हम तो निकाल रहे थे इस L का, तो L कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है और इसी के यूनिट को हेनरी नाम दिया गया। तो हेनरी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, H से लिखा जाता है। ठीक है जी, ये आप चीज़ याद कर लीजिए। यहाँ पर गोली की बात करें जो आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं इस तरह से भी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो L इंटू आई के बराबर होता है। अगर आप लिखना चाहो तो इंड्यूस्ड EMF जो होता है वो L/dI/dt के बराबर होता है। आप इस तरह से याद रख सकते हो। इसी की तरह सेल्फ इंडक्शन की तरह एक म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों का यूनिट ही क्या होता है भैया, हेनरी होता है। ठीक है जी, ये आप बात याद रख सकते हो। तो ये था हमारा पहला सेट जिसके अंदर हमने 25 क्वेश्चन किए फिजिक्स के। इसी की तरह और भी सेट आपको जल्दी ही मिलते रहेंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, उनके भी ये काफ़ी काम आए। तो इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।